So guys, today we are going to study probability distribution for continuous random variable. Okay, so guys, I am hoping that everyone is sitting with their notebooks and pens क्योंकि आज हम लोग लिखने वाले हैं स्टार्टिंग में. तो प्लीज कीप नोटबुक एंड पेन रेडी फॉर इट एंड लेट अस स्टार्ट. ठीक है. तो गाइज अभी कल हम लोग ने क्या देखा था? वी स्टडीड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल लास्ट लेक्चर में. और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. सो हम लोग क्या करेंगे गाइज, इनको ना डिफरेंशिएट करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स दैट वी ऑलरेडी नो. ठीक है. तो यहां पे मैं लिख देता हूं पैरामीटर, कि कौन से पैरामीटर के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन probability distribution for discrete random variable and for continuous random variable. तो before we start this PD for CRV, कल हम लोग ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्चुअल में क्या होता है. तो गाइस क्या होता है, इफ यू रिमेंबर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, हम लोग ने देखा कि जहां पे काउंटेबली फाइनाइट वैल्यूज होते हैं और वो अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, देन दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. उसके अलग अलग एग्जाम्पल भी कल अपन ने देखे थे. क्या देखा था कि अगर 4 कॉइन्स को टॉस किया है, ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स क्या होगा? नंबर ऑफ हेड्स इज गोइंग टू बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, की काउंट कर सकते हैं. ठीक है. फिर अपन ने क्या देखा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर से हम लोग के पास ना एक वेइंग मशीन है. ठीक है. अब वेइंग मशीन के ऊपर हम लोग रैंडमली आप में से कोई स्टूडेंट को बुलाएंगे और उस वेइंग मशीन पे उसको हम लोग लेटर से खड़े करते हैं और उसका वेट जो होगा एक रैंडम वेरिएबल एक्स में स्टोर करना है. तो गाइस अभी एक्स के अंदर क्या आ सकता है? वेट आ सकता है. अब एग्जैक्ट वेट हमें नहीं पता, बट एक रेंज पता है कि क्लास में सबसे एक लेटर से कोई दुबला पतला सा लड़का है, उसका जो वेट है लेटर से वो 30 kg है. कुछ खाता ही नहीं, माँ बाप बोल रहे हैं खा खा, बट खा ही नहीं रहा है, तो उसका वेट 30 kg है. ओके. और एक दूसरा स्टूडेंट है, लेटर से उसको मतलब माँ बाप बोल रहे हैं भाई अब मत खा मत खा, फिर भी खाया जा रहा है, और उसका वेट लेटर से 150 kg है. तो अब हमें रेंज पता है कि रेंज जो है वेट का वो 30 से लेके 150 तक कुछ भी वेट हो सकता है. अब गाइज हमें ये नहीं पता कि 30 और 150 के बीच में वैल्यूज कितने हैं. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 150 माइनस 30 यानी 120 वैल्यूज ही है. नहीं, 120 वैल्यूज नहीं है, ज्यादा है ना. अगर किसी का वेट 51.753 kg आ गया तो क्या करेंगे? तो यहां पे क्या हो रहा है, 30 और 150 के बीच में देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल. और अगर ये वेट को एक रैंडम वेरिएबल एक्स में स्टोर करना है, देन दैट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. तो क्या देखा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में फाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है. ठीक है. सो दिस वाज द रीकैप ऑफ डीआरवी एंड सीआरवी. तो अब हम लोग ना कुछ पैरामीटर्स पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को. कैसे? पहला पैरामीटर क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है. कल अपन ने क्या देखा था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ढूंढना है, मतलब हम लोग का फाइनल आंसर जो है वो एक टेबल होना चाहिए. क्या देखा था कल? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक टेबल होता है. अब यहां पे टेबल पॉसिबल क्यों है गाइस? क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में तो फाइनाइट वैल्यूज होते हैं. अब ये फाइनाइट वैल्यूज को टेबल में लिख सकते हैं ना. जैसे लूडो आप खेल रहे हो और सम ऑफ द नंबर स्टोर करना है, तो दो अगर डाइस से अगर आप लूडो खेल रहे हो तो सम मिनिमम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, फिर 3 हो सकता है, अप टू 12. तो इसको एक टैब्यूलर फॉर्मेट में फिट किया जा सकता है. करेक्ट. तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, वो एक टेबल है. बट द प्रॉब्लम फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज दैट यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज है. आप इमेजिन करो, जो मैं वेट वाला एग्जांपल दे रहा था कि किसी का वेट 30 है और मैक्सिमम वेट 150 है, तो 30 टू 150 के लिए हम लोग टेबल बना ही नहीं सकते. क्योंकि आई आई रियली डोंट नो कि मैं 30 के बाद क्या लिखूं. 31 लिखूं, 30.1 लिखूं, 30.01 लिखूं, वी डोंट नो. तो यहां पे टेबल तो पॉसिबल नहीं है. किसके लिए पॉसिबल नहीं है? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए. तो क्या पॉसिबल होगा? अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल is a function
which is denoted as small f of x and some range is given guys. ओके, कुछ रेंज दे देंगे, जैसे 0 <x <10 दे देंगे, या ऐसा कुछ भी रेंज दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एक फंक्शन होगा। क्यों फंक्शन होगा, टेबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के स्पेशलिटी की बात करें, ओके कि क्या स्पेशल है वो पीडी के बारे में, स्पेशलिटी क्या है, तो यहां पे क्या देखा था डिस्क्रीट रैंडम में कि सम अगर करते हैं सारे प्रोबेबिलिटीज का तो आंसर 1 आता है। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इन अ पीडी टेबल इज ऑलवेज 1। अब ये जो वेरिएबल है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, समझ रहे हैं हम लोग, यहां पे तो इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने फिजिक्स में ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है। यू माइट हैव सीन दिस डायग्राम, एक रिजिड बॉडी है, फिर रिजिड बॉडी को क्या करते हैं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं। अगर हम लोग को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो बेसिक डेफिनेशन क्या है, हम लोग यहां का एक पार्टिकल ले लेंगे m1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, लेट अस से दैट डिस्टेंस इज r1। तो m1 इंटू r1 स्क्वायर करते हैं। फिर ऐसा दूसरा पार्टिकल ले लो जिसका मास m2 है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2 है, तो इसमें m2 r2 स्क्वायर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, तो ये सब हम लोग इनफाइनाइट पार्टिकल्स के लिए करते हैं। बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल ना, कि हम लोग हर एक पार्टिकल का मास और उसका डिस्टेंस ढूंढे, नॉट पॉसिबल। सो इफ यू रिमेंबर, इसको ढूंढते वक्त हम लोग ने क्या किया था कि एक छोटा सा पार्टिकल ले लिया dm, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है तो आर स्क्वायर इंटू डीएम को इंटीग्रेट कर दिया था। तब जाकर के हम लोग को पूरे रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया गया था, इस तरह से कैलकुलेट किया था। तो यहां पे अपन ने क्या सीखा गाइस, कि अगर समेशन है और वो इनफाइनाइट चीजों के लिए है, देन दैट समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। ऑलवेज रिमेंबर, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के लिए समेशन, दिस समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन, हमेशा ऐसे ही होगा। फिजिक्स हो, केम हो, मैथ्स हो, समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन इफ देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। तो कमिंग बैक हियर, तो यहां पे ये पीडी टेबल का स्पेशलिटी क्या था, तो लास्ट लेक्चर में जब सम्स किए थे, ये नीचे के सारे प्रोबेबिलिटीज का एडिशन 1 हुआ करता था। यहाँ पे सम 1 नहीं होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे लिमिट्स क्या लिखेंगे। अब लिमिट्स जो है गाइस, हम लोग फॉर्मूला बताने के लिए लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, बट जब हम लोग को अप्लाई करना होगा कि भाई हम सम सॉल्व कर रहे हैं, तो तब आप माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मत लो, जो क्वेश्चन में लिमिट दिया है ना वो लेना है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ फंक्शन दिया है और आपको लिमिट दे देंगे -2 <x <5। तो आपको लिमिट क्या लेना पड़ेगा, -2 to 5 लेना पड़ेगा। तो लिखने के लिए हम लोग माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख रहे हैं, टू इंडिकेट दैट सब नंबर के ऊपर इंटीग्रेट करना है। बट फंक्शन जितने रेंज में डिफाइन है, वही लिमिट हम लोग को इंटीग्रेशन के ऊपर लेनी है। तो ये जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो फंक्शन का स्पेशलिटी क्या है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 होगा। तो दैट वाज द स्पेशलिटी। फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग को p ऑफ a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b ढूंढना था, तो हम लोग क्या करते थे, p ऑफ x इक्वल टू a प्लस p ऑफ सो मेनी प्रोबेबिलिटीज अप टू x इक्वल टू b तक ऐड कर देते थे। तब जाके हम लोग को p ऑफ a लेस देन x लेस देन b मिलता था। यहां पे सम अगेन नहीं कर सकते, तो हम लोग ये p ऑफ a लेस देन x लेस देन b कैसे ढूंढेंगे, इस f ऑफ x को a से लेके b तक इंटीग्रेट कर देंगे, तब जाकर के ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग को मिल जाएगा। देन नेक्स्ट डिफरेंस इज वेरी वेरी इजी। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ई ऑफ एक्स यानी कि मीन। कल हम लोग ने ई ऑफ एक्स कैसे ढूंढा था, द फॉर्मूला फॉर ई ऑफ एक्स इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, ये देखा था। बट यहां समेशन नहीं पॉसिबल होगा, तो यहां पे जो ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला है वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी
x इंटू एफ ऑफ एक्स होगा। ओके, लेट मी रीड इट अगेन। ई ऑफ एक्स जब हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए ढूंढ रहे हैं तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई होगा, और यहां पे ई ऑफ एक्स ढूंढेंगे, मीन ढूंढेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होगा। अब अगेन लिमिट फॉर्मूला लिखते वक्त माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखेंगे, अप्लाई करते वक्त -2 से 5 या जो भी क्वेश्चन में दिया है वो अप्लाई करना है। और उसके बाद ई ऑफ एक्स आने के बाद ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी एक था, कल कुछ तो अपन ने ढूंढा था। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे ढूंढा था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई किया था। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, समेशन तो पॉसिबल नहीं है, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स से। सो गाइज ये इतना जो पार्ट है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एवरीवन, प्लीज राइट दिस मच, ये एज इट इज आप लोग लिखो। और कल अपन ने गाइस वेरिएंस भी ढूंढा था, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों के लिए सेम है। क्या है? द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस फॉर बोथ इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ओके, आई विल वेट फॉर अ मिनट एंड आई विल पॉज द रिकॉर्डिंग हियर। ये लिख के हो जाए उसके बाद हेडिंग देना है एक्सरसाइज 7.2। ओके, दिस इज द न्यू स्क्रीन गाइस। हाँ, चलो गाइस, तो अभी देखो कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है? वेरीफाई, सॉरी 1 मिनट, दिस माउस स्क्रोलर हैज गॉन समवेयर, इट इज नॉट विजिबल। हाँ, आ गया। यस। So guys, the question is verify which of the following PDF is a PDF of random variable। तो अब देखो यहाँ पे ना हम लोगों को PDF है या नहीं ये चेक करना है। तो कल का लेक्चर अगर आप लोगों को याद है तो कल अपन ने कैसे किया था, वो टेबल में जाके ना प्रोबेबिलिटी का अगर एडिशन 1 हो रहा है तो हम लोग बोल रहे थे कि वो पीडी है। अब यहाँ पे ये पीडी है या नहीं ये चेक कैसे करेंगे? वी विल कैलकुलेट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए करते हैं। फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स जो दिया है फर्स्ट वाला वो दिया है साइन एक्स, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे साइन एक्स। और लिमिट देखो, फॉर्मूला आप देखना मैंने लिखने के लिए क्या लिया है, फॉर्मूला दिखाने के लिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लिया है, बट अप्लाई करते वक्त हम लोग 0 से लेके पाई/2 करेंगे। और इस इंटीग्रेशन का आंसर 100% 1 आएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये पीडीएफ है, इसका इंटीग्रेशन 1 आ रहा है। अब सेकंड वाले में ना गाइस फंक्शन जो है वो पीस वाइज वाले फॉर्मेट में दिया है। तो अगेन यहां पे कैसे चेक करेंगे? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे फंक्शन दो टुकड़ों में दिया है। कैसे दिया है? एक दिया है 0 से 1 के बीच में, और एक दिया है 1 से 2 के बीच में। तो 0 टू 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू आप देखो, 0 टू 1 के बीच में फंक्शन का वैल्यू है x, तो हम लोग 0 टू 1 के बीच में लिख देंगे x। और 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक फंक्शन का वैल्यू है 2 माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। गाइज आई होप यू आर ऑल्सो सॉल्विंग विथ मी। 2 माइनस एक्स dx दैट इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम द लिमिट 0 टू 1, एंड 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन 2x लिख देंगे, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम द लिमिट्स 1 टू 2। इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो इसका भी आंसर 1 आएगा। द आंसर इज 1। आप लिमिट डाल दो तो आपको आंसर 1 आएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे? देयर फोर दिस इज अ पीडीएफ, दिस इज अ पीडीएफ।
थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। अब 0 to 1 में फंक्शन का वैल्यू दिया है क्वेश्चन वालों ने 2 है, तो यहां पे 2 को इंटीग्रेट करेंगे। 2 का इंटीग्रेशन 2x फ्रॉम द लिमिट 0 to 1। इसका आंसर 2 आ रहा है, 2। तो ऐसे 2 नॉट इक्वल टू 1 ऐसे लिख देंगे। देयरफॉर इट इज नॉट पीडीएफ, इट इज नॉट पीडीएफ। तो जो इंटीग्रेशन का आंसर 1 आता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और जिसका आंसर 1 नहीं आता वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लिखो। और हाँ, इसमें कोई डाउट है तो पूछो गाइस, प्लीज डू नॉट प्रोसीड विथ डाउट। जो लोग को डाउट नहीं है, टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स। कुछ लोगों ने बोला है सेकंड वाला पीडीएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका इंटीग्रेशन का आंसर 1 आ रहा है क्या? चेक करेंगे एक बार सॉल्व करके। कुछ लोगों को सेकंड वाले में डाउट है। x² by 2 में आप लिमिट डालोगे तो 1/2 -0 आ रहा है। ओके। प्लस 2x के जगह पे 2 डालो, 2 2 ज़ा 4, -2/2 करेंगे, 4/2 तो 2, माइनस x को अभी 1 डाल देंगे, तो 1 डालेंगे तो आंसर आ रहा है फिर से 2, और -1/2। तो चेक करो, ग्रीन वाला पार्ट चेक करना। 1/2 +4 - 2 = 2, -2 +1/2, 2 2 कैंसिल, 1/2 प्लस आ गया ना 1, इट इज कमिंग 1। देयरफॉर इट इज अ पीडीएफ। ओके। आप देखो फंक्शन 2 - x है, फंक्शन इज 2 - x। प्लीज वेरीफाई आपने क्या लिखा है। ओके। हाँ, लेट अस गो टू नेक्स्ट सम। हाँ गाइस, तो अब ये वाले सब में देखो। और गाइस आज का लेक्चर है ना, थोड़ी देर तक आप लीव मत करना है। इवन आपको आज 4 4 लेक्चर है बाद में, फिर भी आई टेल यू द रीजन। आज हम लोग को एक नया कंसेप्ट सीखना है जो शायद खुद से या कोई दूसरे ऑनलाइन वीडियो में ना समझे, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज CDF, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जब तक वो कंसेप्ट नहीं होता, प्लीज वेट। हाँ। अब गाइस कुछ कुछ सम्स तो बहुत ही इजी है। अब जैसे ये वाला सम, the following is a PDF of a random variable x। The following is a PDF। अब क्वेश्चन वालों ने क्लियरली बोल दिया है कि ये वाला जो फंक्शन है ये पीडीएफ है, मतलब इसका इंटीग्रेशन 1 आता है, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो अब क्वेश्चन वालों ने ए पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन 1.5। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को करना है इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद इन सम लिमिट। अब लिमिट क्या होगा? अब ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग मतलब आप समझो और अप्लाई करो। देखो क्या है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है 0 से लेके 4 तक। हमें चाहिए x लेस देन 1.5। तो लेस देन 1.5 मतलब 1.5 यहां कहीं होगा। तो अगर x का वैल्यू इज सपोज टू बी लेस देन 1.5, तो 1.5 के लेफ्ट में होना चाहिए। तो लेफ्ट में कहां तक जा सकते हैं? 0 से, और इसीलिए लिमिट्स क्या होंगे? 0 से लेके 1.5। बट मुझे डेसिमल पॉइंट नहीं पसंद, तो मैं अगले स्टेप में 1.5 को लिख दूंगा 3/2। और एफ ऑफ एक्स कितना दिया है क्वेश्चन वालों ने? x/8। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे x/8 लिख दिया। अब x/8 का इंटीग्रेशन x² by 2 आने वाला है, x² by 2, और नीचे ऑलरेडी 8 है, तो 16 फ्रॉम द लिमिट 0 to 3/2। एक बार x के जगह पे 3/2 डालो, 3/2 का स्क्वायर 9/4 इंटू 16 इज इक्वल टू 9/64। ये आंसर आ रहा है। दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो वैसे ही गाइस सेकेंड पार्ट के लिए लिमिट लेने पड़ेंगे 1 से लेके 2 तक। ओके, वो मैं नहीं सॉल्व करूंगा। ओके, सेकेंड पार्ट के लिए लिमिट क्या लेने हैं? 1 से 2, बाकी सब सेम है। अच्छा, थर्ड पार्ट के लिए लिमिट बताओ क्या होंगे? सी वाले पार्ट के लिमिट, x ग्रेटर देन 2 बोला है तो टेल मी द लिमिट्स।
ओहो, वेरी गुड, परफेक्ट। ग्रेटर देन टू, जो लोगों को नहीं समझा देखो, ग्रेटर देन टू बोला है, टू यहां पे है, टू से ग्रेटर मतलब टू से राइट में, तो राइट में कहां तक लार्जेस्ट नंबर है, फोर, इसीलिए द लिमिट्स आर गोइंग टू बी टू टू फोर। तो ये इजी है। लेट अस गो टू नेक्स्ट सम। अब गाइस, ऐसे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सम ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना वो क्या करते हैं, ऐसा थोड़ा बैक स्टोरी देते हैं। क्या बैक स्टोरी दिया? इट इज नोन दैट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन अ सर्टेन टेम्परेचर इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। हमें ये बैक स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट किस चीज में है कि ये जो फंक्शन दिया है वो पीडीएफ है या नहीं है, मतलब फंक्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, वेरीफाई वेदर इट इज अ पीडीएफ और नॉट। तो गाइज ये सम पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट अस सी पीडीएफ है या नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट, इंटीग्रेशन लिखते वक्त माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स लिखना है, और जब फंक्शन का वैल्यू डालेंगे तब -1 से 2 लिखना है। एक्स स्क्वायर बाई थ्री, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, ऑलरेडी एक थ्री है तो 9, फ्रॉम -1 to 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। देयरफॉर इट इज अ पीडीएफ, इट इज अ पीडीएफ, पीडीएफ तो है। सेकेंड पार्ट के लिए लिमिट लेने पड़ेंगे 0 to 1। सेकेंड पार्ट के लिए लिमिट है 0 to 1, तो P ऑफ 0 < x < इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई थ्री। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है एक्स क्यूब बाई थ्री, ऑलरेडी एक थ्री है तो 9, फ्रॉम 0 to 1, हेंस द आंसर इज 1/9। द आंसर इज 1/9। थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब नेगेटिव कब होगा? अब देखो डिफाइन किस रेंज में है, -1 से 2 में, तो जीरो इनके बीच में आएगा। तो एक्स नेगेटिव कब होगा? जब वो -1 से जीरो के बीच में लाई कर रहा है, तो -1 < x <0। तो इसीलिए इंटीग्रेशन के लिमिट होंगे -1 to 0 एक्स स्क्वायर बाई थ्री। So that is equal to x square का x cube upon 3 3s are 9, from -1 to 0. Again the answer is 1/9. Write it down. See, I told you it is easier than yesterday. Easier than yesterday. Okay. लिमिट में अगर किसी को डाउट है, सेकंड वाले के लिमिट में या थर्ड वाले के लिमिट में, तो प्लीज 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 आस्क। ओके, वेरी गुड। जो लोग को डाउट नहीं है टाइप ND, नो डाउट, इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। अगर किसी को अनम्यूट होना है तो आप अनम्यूट करके मुझे मैसेज कर दो, आई विल अनम्यूट यू। ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट सम। अच्छा हाँ, एक डाउट आया है। वेरी गुड क्वेश्चन बाय वन स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, हाँ मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसका क्वेश्चन क्या है, अगर मान लो गाइज हम लोग के पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो पीडीएफ है। अब पीडीएफ है तो इसका इंटीग्रेशन 1 होने वाला है। तो मान लो कोई तो एक फंक्शन है जो पीडीएफ है, और लिमिट दिया है 1 < x <10, 1 to 10 तक ये फंक्शन डिफाइंड है। अब ना हमें दो चीजें पूछी है क्वेश्चन वालों ने, क्या पूछा है? एक तो पूछा है P(2 < <x < 5, ये पूछा है। और सेकेंड पार्ट में पूछा है P(2 x < 5। अब गाइस ये ध्यान से सुनो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है किसी ने। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जिसमें इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। आई वॉज होपिंग कि ये क्वेश्चन कोई पूछेगा कि इक्वालिटी है तो फर्क क्यों नहीं पड़ा। अब देखो यार, यहां पे तो हमें पता है कि लिमिट 2 से लेके 5 तक ही लेना है, दैट इज फॉर श्योर। अब यहां पे काफी लोग क्या सोचते हैं, यार 2 और 5 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो हम लोग लिमिट क्या ले लेंगे,
3 से लेके 4 तक ले लेंगे, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। अब यहाँ पे 3 से 4 लिखना रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अभी नॉर्मली हमारी टेंडेंसी क्या है, 2, 3, 4 और 5 में से फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक डिफाइंड है। तो 2 <x <5 बोला है, मतलब 3 और 4 ही लेना पड़ेगा। ये कब लेते हैं? जब वैल्यूज डिस्क्रीट हो। अब कंटिन्यूअस के केस में गाइस लिसन, कंटिन्यूअस के केस में 2 के बाद 3 आता है या नहीं हमें पता ही नहीं है। मैं सच बताऊं गाइस, अपन ना ह्यूमंस इतने डम है, इतने डम है, अपने को पता ही नहीं कि 2 के बाद क्या आता है। हम बोलते हैं 2 के बाद 3 आता है, बट आप बताओ 2 के बाद 2.1 आ सकता है, 2.01 आ सकता है, 2.001 आ सकता है, 2.00001 आ सकता है, 2 पॉइंट आप कितने भी जीरो दे दो उसके बाद 1 लिखो वो भी 2 के बाद आ सकता है। तो कंटिन्यूअस के केस में 2 के बाद क्या आता है दैट वी डोंट नो। इनफैक्ट 5 के पहले क्या आता है दैट ऑल्सो वी डोंट नो। 5 के पहले 4 नहीं आता। 5 के पहले 4.9 आ सकता है, 4.99 आ सकता है, 4.999 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कंटिन्यूअस के केस में इस प्रोबेबिलिटी का आंसर भी हम लोग लिमिट 2 to 5 डालकर ही लेंगे। तो कंटिन्यूअस में ये दो चीजें आपस में इक्वल है। ओके, ये दो चीजें आपस में इक्वल है। समझा? जिन्होंने भी डाउट पूछा, इज इट क्लियर? ओके, लेट अस गो टू नेक्स्ट सम। हाँ, ये डाउट क्यों आया ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ना इक्वल टू 0 को नहीं है, 1 को है। तो इसीलिए जिसने भी डाउट पूछा है इसको लेकर के पूछा था। वेरी गुड। लेट अस गो टू नेक्स्ट सम। गाइस अभी ये नेक्स्ट सम मैं सॉल्व नहीं कर रहा, खाली एक्सप्लेन करूंगा। लेट एक्स बी द अमाउंट ऑफ टाइम for which a book is taken out of library by randomly selected student and suppose x has pdf। तो guys ये बैक स्टोरी है, बट हमें पता है कि ये क्या है, ये फंक्शन जो है ये पीडीएफ है। तो अगर ये पीडीएफ है तो फर्स्ट चीज p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5x को इंटीग्रेशन के लिमिट देख लेते हैं। फंक्शन डिफाइंड है 0 से 2 तक, हमें चाहिए लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब इसीलिए लिमिट हो जाएंगे 0 to 1। सेकेंड वाले में तो डायरेक्ट दिया है 0.5 से 1.5, और थर्ड वाले में ग्रेटर देन 1.5। तो अगर मान लो ये 1.5 है तो इससे ग्रेटर मतलब लिमिट लेने पड़ेंगे 1.5 to 2। तो इसी को इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट वाले के लिए लेंगे 0 to 1, सेकेंड वाले के तो दिए ही है, और थर्ड वाले के लिए 1.5 से लेके 2 तक। सो गाइज कैन यू डू दिस और नॉट? हाँ, गुड क्वेश्चन। एक का डाउट है, ये जो बैक स्टोरी दिया है बोर्ड एग्जाम में, इसके बारे में कुछ लिखना है क्या? आंसर में कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली हम लोग ना ये प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ। सो गाइज विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बाय योरसेल्फ, यस और नो? यस, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब ये भी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब guys देखो कितना पपलू है। खाली क्वेश्चन में वो बैक स्टोरी क्या दिया है, सपोज दैट एक्स इज वेटिंग टाइम इन मिनट्स फॉर अ बस एंड इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय, पीडीएफ दिया है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 and 3, यानी पी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/5 को इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 1 से लेके 3 तक। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। सेकेंड वाले में बोला है प्रोबेबिलिटी दैट वेटिंग टाइम इज ग्रेटर देन 4 मिनट। तो ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर देना है। दैट्स इट। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेटिंग टाइम बिटवीन 1 to 3, तो इंटीग्रेशन के लिमिट 1 to 3। वेटिंग टाइम मोर देन 4 तो ग्रेटर देन 4, फंक्शन डिफाइंड ही 0 से 5 तक है, तो ग्रेटर देन 4 मतलब खाली 4 to 5 ही होगा। ओके, एंड हियर इज द पार्ट कि सीडीएफ क्या होता है। तो गाइज नाउ वी विल स्टडी सीडीएफ क्या होता है। आई वॉन्ट एवरीवन टू पे फुल अटेंशन कि सीडीएफ क्या है। पहले ना हम लोग गाइज बचपन में, आई बचपन एज इन 9th और 10th में, स्टैटिस्टिक्स जब हम लोग को हुआ करता था तो वहां पे ना एक टेबल बनाते थे हम लोग। एक्स आई के वैल्यूज होते थे, फिर एफ आई के वैल्यूज होते थे, और फिर यहां पे ना हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ करके कभी कभार एक कॉलम बनाते थे
कि x का वैल्यू 0 to 10, 10 to 20 ऐसा लिखा होता है, जैसे बहुत सारे वैल्यूज है। और यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी लेटर से इधर लिखा है 5, इधर लिखा है 7, इधर लिखा है 10, इधर लिखा है 4, 9 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा है। क्यूमुलेटिव काउंट करने के लिए हम लोग ये फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखते थे 5, फिर सेकंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 और 7 का एडिशन 12 लिखते थे, थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 और 10 का एडिशन 22 लिखते हैं, फिर 22 और 4 का एडिशन 26 लिखेंगे, 26 और 9 का एडिशन 35 लिखेंगे। तो दिस वाज द कॉलम ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हमारा जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको शॉर्ट में सीडीएफ बोलते हैं, ये भी कुछ ऐसा ही है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए क्या होता था कि x के वैल्यूज दिए होते थे क्वेश्चन में और उनका प्रोबेबिलिटी दिया होता था। तो लेट अस से x का वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3, 4 है, और प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.2, 0.1, 0.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये है। तो यहां पे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CDF कैसे ढूंढेंगे? फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी एज इट इज लिखना है, सेकंड का और मतलब ये दो का एडिशन करके यहां पे लिख देंगे 0.3, फिर 0.3 और 0.1 का एडिशन 0.4, इन दोनों का एडिशन 0.7, इनका एडिशन 0.9 और इनका एडिशन 1। इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। ओके, इसमें कोई डाउट है क्या गाइस? कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है, डाउट है तो आप टाइप करो। आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। क्यूमुलेटिव मतलब ऐसा आपको ना गाइस हॉरिजॉन्टल टेबल दिया होता था पता है कल के लेक्चर में, एक्स और पी ऑफ एक्स। तो क्यूमुलेटिव ढूंढना है तो आप ये टेबल को वर्टिकल कर दो ताकि क्यूमुलेटिव ढूंढना इजी हो जाए। अब ना क्वेश्चन वाले जो हैं वो थोड़े से शाणे हैं, उनको पता है कि आपको पता है क्यूमुलेटिव कैसे ढूंढना है। तो कभी कभी वो शाणे लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव दे देंगे बट पीआई नहीं देंगे, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट नहीं देंगे। तो कैसे ढूंढना है? अब देखो, इमेजिन करो इसको ना ये नहीं दिया है, सपोज ये नहीं दिया है, खाली सीडीएफ दिया है, और क्वेश्चन वालों ने बोला है कि आप पीआई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन खुद से ढूंढो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो एज इट इज लिख देंगे, फिर ये दोनों का जो डिफरेंस है वो सेकंड वैल्यू आएगा, तो दोनों का डिफरेंस है 0.2, वो यहां पे आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो 0.3 और 0.4 का, तो 0.1। फिर नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस 0.3, फिर इन दोनों का डिफरेंस 0.2 और लास्ट में इन दोनों का डिफरेंस 0.1। इन दिस वे अगर हम लोगों को पीआई दिया है तो सीडीएफ ढूंढ सकते हैं, सीडीएफ दिया है तो पीआई ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब ना ये क्यूमुलेटिव इंडिकेट क्या कर रहे हैं, मतलब ढूंढने का क्या फायदा? आपको लगेगा भाई ऐसे ही बता क्यों रहे हैं। इसका मीनिंग है, अगर गाइस सोचो ये जो प्रोबेबिलिटी मैंने कट कर दिए या यहाँ पे जो लिखे हैं इधर देख के आप मुझे हेल्प करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 चाहिए, तो हम लोग x इक्वल टू -1, 0 और 1 के प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे। -1 का प्रोबेबिलिटी है 0.1, 0 का प्रोबेबिलिटी है 0.2 और 1 का प्रोबेबिलिटी है फिर से 0.1। तो आंसर कितना आ गया? 0.4 आ गया। बट इफ यू सी 0.4 इज नथिंग बट द सीडीएफ फॉर 1, इट इज सीडीएफ फॉर 1। तो हमें पता क्या चला, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू CDF एट 1, CDF एट 1। सिमिलरली गाइज, अगर p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 पूछा होता तो दैट वुड हैव बीन CDF एट 2। लेस देन इक्वल टू 2 मतलब आप क्या करते, -1, 0, 1 और 2 के प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते और वो आंसर आपको 100% 0.7 आता, और वो क्या वैल्यू है? वो CDF का वैल्यू है। ठीक है, तो इन जनरल p ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इज एक्चुअली इक्वल टू CDF एट a। और बार बार ये CDF 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 लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए एक नोटेशन बना दिया। CDF को डिनोट करने लगे लोग कैपिटल F ऑफ X से, PDF को डिनोट करते हैं स्मॉल f ऑफ x से, CDF को डिनोट करते हैं कैपिटल F ऑफ x से। तो अगर यही चीज मुझे कैपिटल F यूज करके लिखनी है तो कैसे लिखेंगे?
पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ ए। और अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखे तो पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 अगर चाहिए होगा तो दैट विल बी कैपिटल एफ ऑफ 3। मतलब 3 तक के प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, तो आप इतने प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दोगे तो आंसर 0.9 आएगा। एंड देयर इज नो सरप्राइज कि हम लोग को 0.9 जो है वो सीडीएफ के कॉलम में दिख रहा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट पता क्या चला? पता ये चला कि सीडीएफ एट ए जो है इट रिप्रेजेंट्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी सीडीएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज हैविंग वैल्यू लेस देन और इक्वल टू ए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। हेडिंग दे दो गाइस, प्लीज गिव द हेडिंग। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ब्रैकेट में लिख दो सीडीएफ, और दूसरे ब्रैकेट में नोटेशन लिख दो कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब एक बहुत ही अच्छा डाउट आया है चैट बॉक्स पे, और डाउट ये है कि क्या पी ऑफ एक्स लेस देन वन, अभी मैंने तो बताया पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन जो होगा वो सीडीएफ ऑफ वन होगा। तो डाउट ये आया है कि पी ऑफ एक्स लेस देन वन जो है क्या ये एफ ऑफ वन होगा? इसके आंसर दोनों है, यस भी है और नो भी है। यस कब होगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, और नो कब होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में। ओके, तो एफ ऑफ वन जो है वो पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन और पी ऑफ एक्स लेस देन वन, ये दोनों यस और नो। ये क्लियर हुआ जिसने भी डाउट पूछा? वेरी गुड डाउट। हाँ, तो हेडिंग दिया है हम लोग ने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ब्रैकेट में लिखा है सीडीएफ या कैपिटल एफ ऑफ एक्स। उसके नीचे यही चीज हम लोग को लिखनी है, लिखो एफ ऑफ ए represents f of a represents the probability, f of a represents the probability that value of x is less than or equal to a, that is f of a is equal to p of x less than equal to a। ओके, तो गाइज अभी अगर ये लिखा है ना तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मतलब ना बोर्ड्स वालों ने इतना लोगों को बुद्धू बनाया है ना ऐसे सीडीएफ के ऊपर, और लोग बने भी है, आप सोच नहीं सकते। अब हम थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, अभी हमें पता है कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन एट ए मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बीइंग लेस देन ए। तो एक बार क्वेश्चन वालों ने क्या किया था ना कि ऐसा एक टेबल दे दिया। रुको मैं ये टेबल फिर से बना देता हूं। उन्होंने क्या किया, एक्स आई का वैल्यू और ऐसे पी आई का वैल्यू दिया, -1 0 1 2 3, इतना ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिया। और पूछा, बहुत शाने लोग इतने अच्छे, मतलब गाइस मुझे ना कभी कभी ऐसे आई फील प्राउड कि महाराष्ट्र के जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले लोग हैं वो इतना अच्छे से सोच रहे हैं। एकदम देखो ट्विस्ट कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा फाइंड एफ ऑफ टू। तो बच्चों को पता है एफ ऑफ टू कैसे ढूंढना है, तो बच्चों ने कैसे किया? एफ ऑफ टू इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू टू। पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू टू मतलब करना क्या है? ये -1 से लेके 2 तक की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देना है। कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर लिखा 0.8। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन वालों ने पूछ लिया पी ऑफ -2। ओके, और थर्ड पार्ट में वो लोग ने पूछा पी ऑफ 4। ओके, सॉरी पी नहीं, एफ। पी नहीं था, एफ था। पी कैसे लिखेंगे?
एफ लिखेंगे। सो एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 4। अब कुछ लोग जिनको सीडीएफ का मीनिंग ही नहीं पता, वो लोग ने देखा कि यार -2 और 4 तो एक्स के वैल्यूज है ही नहीं, तो वो लोग लिख के आ गए दीज वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। बट जिन लोगों को इनका एक्चुअल मीनिंग सीडीएफ का पता था, वो लोग ने कैसे किया अभी देखो। वो लोग ने क्या किया, पहले तो डेफिनेशन लिखा। डेफिनेशन क्या लिखा, एफ ऑफ ए का मतलब है पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए। फिर लिखा therefore f of -2 will be equal to probability of x being less than or equal to -2। अब क्वेश्चन में गाइस, क्वेश्चन में x के वैल्यूज -1 से लेके 3 तक ही दिए हैं। तो आप मुझे बताओ x का वैल्यू आपको पता है कि -1 और 3 के बीच में ही होगा। मतलब लेटर से आपने एक टेस्ट दिया, ठीक है, टेस्ट में आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं, या तो -1 या तो 0 1 2 या 3 में से ही आ सकता है। तो आपके -2 से कम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी लेस देन -2? एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे भाई, हमारे मार्क्स ही अगर -1 0 1 2 3 हो सकते हैं, तो -2 से कम तो नहीं ही हो सकते, हमें पता है ये नहीं हो सकता। और जो चीज नहीं ही हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो एफ ऑफ -2 का आंसर होगा 0। और सिमिलरली अगर एफ ऑफ 4 पूछा होता, तो एफ ऑफ 4 गेस करो कितना होता, जस्ट गेस। अच्छा, कुछ लोग इसका 0 बोल रहे हैं, कुछ लोग इसका 1 बोल रहे हैं। ओके, अब मेजोरिटी 1 हो गया, एंड 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एफ ऑफ 4 मतलब क्या, पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। क्या एक्स के वैल्यू हमेशा लेस देन 4 ही है क्या? हाँ है। 3 2 1 0 और -1 हमेशा क्या है, एक्स का वैल्यू लेस देन ही 4 है, एंड हेंस दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, तो अब एक एक्स्ट्रा चीज क्या करेंगे, आप लोगों ने ये जो लिखा है ना, इसके नीचे 2 पॉइंट लिख देंगे नोट करके। ओके गाइज, इसके नीचे 2 पॉइंट लिखना है। आपने ये जो लिखा है एफ ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन ए, इसके नीचे 2 पॉइंट लिख दो। फर्स्ट पॉइंट में लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर a less than equal to x less than equal to b, then capital F of c will be 0 if c is less than a, and f of c will be equal to 1 if c is greater than b। ये लिखो और सोचो, डज इट मेक एनी सेंस टू यू? फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, ए से बी तक। तो ए के लेफ्ट में आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और बी के राइट में, मतलब सॉरी, बी के लेफ्ट में होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। अभी 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 जैसे डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, नहीं भी समझा डोंट वरी, हमारे पास बहुत सारे सम्स है इसको सॉल्व करने के लिए, मैं सम में एक और बार बताऊंगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व द सम्स ऑफ दिस टाइप। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस सम। अच्छा गाइस, एक और चीज रह गई, एक और चीज। ये तो आपने पूछना चाहिए था ना कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए तो यहाँ पे हम लोग सीडीएफ बना सकते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए क्या? तो किसी ने पूछा ही नहीं कंटिन्यूअस के लिए क्या। तो मैं ही बता देता हूं, आप लोग भी मेरे साथ लिखो, सीडीएफ ऐसा लिखो, सीडीएफ फॉर CRV, continuous random variable, is given by capital F of x is equal to integration -infinity to x small f of x dx, -infinity to x small f of x dx। ये फॉर्मूला है और इसको बॉक्स कर दो। अब ये फॉर्मूला का इस यूज कैसे करते हैं, अब लेट अस से क्वेश्चन वालों ने एक एफ ऑफ एक्स दे दिया और उसके लिमिट है -2 लेस देन एक्स लेस देन ऐसे यहाँ पे कुछ 10 दे दिया है, और बोला है फाइंड सीडीएफ। अब फाइंड सीडीएफ करना है, हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम -इंफिनिटी टू एक्स। तो गाइज आपको करना क्या है, -इंफिनिटी के जगह पे क्वेश्चन का लोअर लिमिट लिखना है। क्वेश्चन का लोअर लिमिट क्या है, -2।
तो यहां पे आ जाएगा -2। या क्वेश्चन का लिमिट 2 से 10 होता तो हम लोग 2 लिख देते। तो जो भी क्वेश्चन का लोअर लिमिट है वो -∞ के जगह पे आएगा। अपर लिमिट में x ही रखना है, तो आंसर x के टर्म्स में एक फंक्शन आएगा। क्या करना है, सीडीएफ ढूंढने के लिए एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है -∞ टू x। बट अप्लाई करते वक्त -∞ के जगह पे क्या करेंगे, क्वेश्चन का लोअर लिमिट लिखेंगे। नाउ लेट अस सी हाउ द सम्स आर सॉल्व्ड। ओके, ये नहीं, एट्थ वाला, हाँ। सम नंबर 8 में क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग इज अ पीडीएफ। तो ये जो फंक्शन है, क्वेश्चन वालों ने बोला है कि ये ऑलरेडी पीडीएफ है, ठीक है। फिर पूछा है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सीडीएफ। ओके गाइस, सब लोग ये सम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर में लिखो, आंसर में लिखो, सीडीएफ इज गिवन बाय, सीडीएफ इज गिवन बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हम लोग ने डिस्कस क्या किया कि -∞ के जगह पे क्वेश्चन का लोअर लिमिट आएगा, और क्वेश्चन का लोअर लिमिट है 0। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट एक्स ही रहेगा, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया है x/8। एक्स का इंटीग्रेशन x² by 2 होता है, और नीचे 2 8 16 फ्रॉम द लिमिट 0 टू x। एक बार x के जगह पे x ही लिखना है, तो x² by 16 माइनस करके 0 लिखेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमें सीडीएफ क्या मिल गया, x² by 16। दिस इज सीडीएफ। आई राइट द सेम थिंग अगेन, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²by 16। ये सीडीएफ है। आगे बोला है फाइंड एफ ऑफ एक्स एट 0.5। तो एफ ऑफ 0.5 क्या होगा, एक्स के जगह पे क्या लिख दिया है, 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 16। 0.5 मतलब 1/2। 1/2 का स्क्वायर इज 1/4 अपॉन 16 इज 1/64। 1/64। उसके बाद क्वेश्चन वालों ने पूछा है एफ ऑफ 1.7। तो अगर एफ ऑफ एक्स x² by 16 है, तो एफ ऑफ 1.7 क्या होगा, 1.7 का स्क्वायर अपॉन 16। अब 1.7 के स्क्वायर को हम लोग 17/10 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। मैंने 1.7 को लिखा 17/10। तो 17 का स्क्वायर हो गया 289, 10 का स्क्वायर है 100 और नीचे 16, तो इट विल बिकम 1600। ओके, एंड अगेन let us appreciate our boards people. They have asked us f of 5. Can you guess what will be f of 5? Guess, chat box में guess। कितना होगा, 25/16, ओके। 1, ओके। 0, ओके। मेजॉरिटी लोगों का आंसर 1 है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब आपको सीडीएफ समझा है। एफ ऑफ 5 मतलब क्या, पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। मतलब एक्स का वैल्यू 5 से कम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी। अब एक्स का वैल्यू है ही 0 to 4 के बीच में। क्वेश्चन वालों ने खुद ने बोला है कि भाई 0 और 4 के बीच में ही एक्स का वैल्यू है। तो वी नो ना कि 0 और 4 के बीच में मतलब वो 5 से तो 100% छोटा है, इसीलिए आंसर 1 होगा। ओके, डायरेक्ट गलती से आप यहां पे x के जगह पे 5 डाल के 25/16 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां पे आंसर 1 है, क्योंकि f ऑफ 5 का मीनिंग है p ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, और x का वैल्यू हमेशा लेस देन 5 ही होने वाला है। हमें कैसे पता, क्वेश्चन वाले खुद बोल रहे हैं कि x का वैल्यू 0 और 4 के बीच में ही है, तो 100% वो 5 से छोटा ही है। हेंस f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। लेट अस गो टू नेक्स्ट सम। सम नंबर 9। अब गाइस, क्वेश्चन वालों ने बोला है कि ये जो फंक्शन है ये पीडीएफ है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन 1 प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये पीडीएफ है। फाइंड सीडीएफ, और आगे एक बहुत ही अच्छा वर्ड है हेंस।
हेंस मतलब क्या, यूजिंग सीडीएफ यू फाइंड दीज वैल्यूज। ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस सम। हम लोग ये पूरा सम सॉल्व करेंगे। राइट डाउन फर्स्ट सम, फर्स्ट पार्ट इसका सीडीएफ ढूंढना है। लिखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ये लिखना है। माइनस इंफिनिटी के जगह पे क्वेश्चन का लोअर लिमिट, क्वेश्चन का लोअर लिमिट -1 है, तो -1 से एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 3 dx, एक्स स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 9 फ्रॉम द लिमिट -1 टू एक्स। एक्स के जगह पे एक्स लिखना है, माइनस एक्स के जगह पे -1 लिखेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा -1, and that's why the value of capital F of x is x cube plus 1 upon 9. Okay. अब p of x less than 1 continuous random variable के लिए it represents f of 1, it represents f of 1, तो f of 1 हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 1/9। f of x अगर x क्यूब प्लस 1/9 है तो f of 1 1 क्यूब प्लस 1/9, सो द आंसर इज 2/9। p of x लेस देन -2 का मतलब है f of -2। f of -2 कितना होना चाहिए, गेस करो। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, द आंसर इज 0। अब ये तो मतलब क्यूमुलेटिव नहीं भी लिखते तो भी चलता, x लेस देन -2, तो x का वैल्यू है ही -1 और 2 के बीच में। देखो नंबर लाइन कैसा होता है, -1 0 1 2, और -2 तो इधर है। फंक्शन डिफाइंड ही इतने पार्ट के लिए है, तो इससे कम होने की प्रोबेबिलिटी तो जीरो ही होगी, तो डायरेक्टली लिख दिया 0। अब गाइस एक फॉर्मूला है, पी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी अगर आपको चाहिए बाय यूजिंग, हैंस बोला है ना, तो बाय यूजिंग सीडीएफ अगर चाहिए तो फॉर्मूला है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब ये कैसे डिराइव हुआ ये मैं बता तो सकता हूं, बट मैं बताना नहीं चाहता। आई वॉन्ट यू गाइज टू थिंक आफ्टर द लेक्चर। अभी के लिए फॉर्मूला है कि पी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी चाहिए, तो आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर दो। तो अगर हम लोग को पी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 चाहिए, तो हम लोग एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 करेंगे। तो एफ ऑफ 2 किया तो क्या होगा, एक्स के जगह पे 2 डाल दो, तो 2 क्यूब प्लस 1/9 माइनस एफ ऑफ 1 का जो आंसर है वो 1 क्यूब प्लस 1/9, सो इट इज 9/9 माइनस 2/9 इज इक्वल टू 7/9। एक डाउट है, उसके लिए 1 मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। ओके गाइज, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं बता ही देता हूं कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। आप गाइज अगर आपको सीडीएफ नहीं पता होता तो आप क्या करते, ये ढूंढने के लिए आप एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते ना 1 से लेकर 2 तक। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देखो, आप इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको यही आंसर्स मिलेंगे एग्जैक्ट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फॉर्मूला। ओके, इस सब में किसी को डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। अदर्स, व्हाट अबाउट अदर्स, दूसरे लोगों को डाउट है? नो। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, अरे हाँ ये रह गया ना, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, सॉरी। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो पहले ना मैं क्या करता हूं, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जैक्टली रेंज ढूंढ लेते हैं कि क्या चाहिए अपने को।
तो x ग्रेटर देन जीरो फंक्शन डिफाइंड है -1 से 2 तक। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लोग बोल सकते हैं 0 <x <2, मतलब 0 to 2 के बीच में होना चाहिए। तो आप इसको f(2 - f(0) कर सकते हैं, f(2 - f(0). ओके, ये अभी चलो ये ट्राई करते हैं। यहाँ पे सीडीएफ नहीं है, ये लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। और इसके बाद द लेक्चर डजंट एंड। फ्यू सम्स फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये देखते हैं कि ये क्या करना है, ये फास्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ पीडीएफ, मतलब ये फंक्शन जो है ये पीडीएफ ही है। तो बट हमें सी नहीं पता, तो सी कैसे ढूंढेंगे? आपको याद होगा कि एक सम में ना ऐसा के या कुछ ढूंढना था हम लोग को। एक सम स्किप हो गया यहाँ पे, आ गया। हाँ, ये वाले सब में क्या था कि के ढूंढने बोला था पहले, फाइंड के करना था। तो के कैसे ढूंढते हैं? कल के भी लेक्चर में ना वो टेबल दिया था, और टेबल में ना नीचे कहीं कहीं तो ऐसा के आ रहा था। तो हम लोग ने क्या किया था, सम ऑफ द ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 करके के ढूंढा था। वैसे ही यहां भी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये पीडीएफ है तो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ। एफ ऑफ एक्स इज पीडीएफ, क्वेश्चन वालों नहीं बोला, इट इज पीडीएफ। Therefore, इंटीग्रेशन -∞ to ∞, f of x dx ये 1 होना चाहिए। तो अप्लाई करते वक्त लिख देंगे 1 to 3 c बाय x dx इज इक्वल टू 1। इंटीग्रेट करो, c एज इट इज 1/x का log x फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 3 इज इक्वल टू 1। x के जगह पे एक बार 3 माइनस x के जगह पे एक बार 1। So in this way, we are getting c into log 3 is equal to 1. Therefore, c is equal to 1 by log 3. तो गाइज एक डाउट क्या आया है, कैन वी लीव द वैल्यू ऑफ c इन द फॉर्म ऑफ log, या वी कैन लीव द वैल्यू ऑफ c इन द फॉर्म ऑफ log? यस, वो चलेगा। आगे क्या पूछा है, फाइंड c तो हो गया, अब e ऑफ x पूछा है। तो e ऑफ x का फॉर्मूला, जब आज हम लोग वो एक डिस्टिंग्विश लिख रहे थे, तो आपको याद होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए e ऑफ x समेशन ऑफ एक्स आई पी आई होता है। बट यहां पे समेशन नहीं, या इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स होता है, फ्रॉम -∞ to ∞। फॉर्मूला लिखते वक्त -∞ to ∞, अप्लाई करते वक्त क्वेश्चन के लिमिट्स x इंटू सी बाय एक्स डी एक्स एक्स कट हो जाएगा, c का इंटीग्रेशन c इंटू एक्स फ्रॉम द लिमिट्स 1 to 3। c का वैल्यू है 1/log 3, x के जगह पे 3 माइनस x के जगह पे 1। हेंस द आंसर इज 2/log 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ e ऑफ x। e ऑफ x लिखो। ट्राई टू फाइंड e ऑफ x स्क्वायर योर सेल्फ, एवरीवन ट्राई करो एक बार। ओके, सो आई थिंक काफी लोगों ने e ऑफ एक्स स्क्वायर खुद से ढूंढा होगा। जो लोग ने नहीं ढूंढा, गाइस फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग डिस्क्रीट के लिए कर रहे होते तो यहाँ पे खाली स्क्वायर आ जाता e ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे है इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स। और थोड़ा सा हम लोग इस फास्ट करते हैं इंटीग्रेशन। हाँ, आंसर आ गया है लोगों का। एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स करोगे तो आपका आंसर 4/log 3 आ जाएगा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एवरीवन। ई ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, बट ढूंढना तो वेरिएंस है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। नाउ लेट अस जस्ट पुट द वैल्यूज। ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4/log 3 माइनस
ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर करना है, ये ई ऑफ एक्स है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4/log 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम लोग ने 4/log 3 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 - 1/log 3। सो इफ वी टेक द एलसीएम इट विल बी 4 इन ब्रैकेट log 3 - 1/log 3 द होल स्क्वायर। ओके। कैसे, ये log 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, log 3 - 1/log 3, और ये नीचे वाला log 3 और ये ऑलरेडी log 3 मिलके log 3 स्क्वायर हो गया। सो दिस is how we find mean and variance. So guys, if you have any doubt, please ask. If you don't have any doubt, please type ND in the chat box. Very good. Very good. So proud of you all. Very good, everyone. अभी थोड़े से मिसलेनियस के सम्स जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो लेट अस सी वो क्या है। अब ये 9th क्वेश्चन देखो मिसलेनियस का क्या बोला है, द फॉलोइंग इज अ सीडीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब सीडीएफ दिया है, करेक्ट, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और पूछी प्रोबेबिलिटीज है, शाणे लोग हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सीडीएफ से पीडीएफ कैसे ढूंढेंगे, इसी टेबल को वर्टिकली लिख देते हैं। या तो चलो मैं ऐसे अभी नीचे ही लिख देता हूं। यहां पे अगर मैं गाइस पी ऑफ एक्स लिखूं तो कैसे ढूंढना है, पहला प्रोबेबिलिटी 0.1 वो एज इट इज आएगा। फिर अगला इन दोनों का डिफरेंस होगा, डिफरेंस आ रहा है 0.2 का तो वो यहां लिख देंगे। फिर इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है फिर से 0.2, वो यहां आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0.15, तो यहां पे 0.15। इन दोनों का डिफरेंस 0.1, इन दोनों का डिफरेंस फिर से 0.1, इनका डिफरेंस 0.05, और फिर से इनका डिफरेंस 0.1। तो गाइज आपको आंसर शीट में क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में इसका एक और रो बना देना है ऐसा पीडीएफ करके। तो ये हमारा पीडीएफ या पीएमएफ भी बोल सकते हैं, ये हो गया। अब पूछा है पी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। मतलब हम लोग को x इक्वल टू -1 से लेकर के x इक्वल टू 2 तक की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है। तो x इक्वल टू -1 का प्रोबेबिलिटी है 0.5। सॉरी, मैंने गलती से सीडीएफ लिखा, देखो यही मिस्टेक होता है। -1 का प्रोबेबिलिटी है 0.2। प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं ना हम लोग, p देखना है, f नहीं देखना है। फिर -1 के बाद 0 का प्रोबेबिलिटी है 0.15, 1 का प्रोबेबिलिटी है 0.1, और 2 का भी प्रोबेबिलिटी है 0.1। इनको ऐड कर देते हैं, 2 3 4 5, 0.55 है। राइट इट डाउन। एक डाउट है, सीडीएफ में हम सिर्फ गिवन लोअर लिमिट लिखते हैं बट ई ऑफ एक्स में लोअर एंड अपर दोनों। यस, योर स्टेटमेंट इटसेल्फ इज द आंसर। सीडीएफ में लोअर लिमिट ऑफ द क्वेश्चन से लेके एक्स लिखना है, और ई ऑफ एक्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों लिखना है। करेक्ट है। अब ना गाइज इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही अच्छा है, उन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज किया है। आप लोगों का प्रोबेबिलिटी मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे से हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बट आई एम अ वेरी नाइस पर्सन, यू ऑल नो, तो मैं तो डेफिनेशन बताऊंगा ही बताऊंगा, फॉर्मूला एटलीस्ट। पी ऑफ ए स्लैश बी का फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे पूछा है पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3/x ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा a के जगह पे x लेस देन इक्वल टू 3 है, और b के जगह पे x ग्रेटर देन 0 है। तो डिनोमिनेटर में b यानी x ग्रेटर देन 0 का प्रोबेबिलिटी आएगा, और न्यूमरेटर में दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन कौन कौन है, लेस देन 3 भी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो ऊपर क्या होगा, 1 2 और 3 की प्रोबेबिलिटीज का एडिशन आएगा, और नीचे 1 2 3 और 4 के प्रोबेबिलिटीज। तो आंसर क्या आना चाहिए, 1 का प्रोबेबिलिटी 0.1, 2 का प्रोबेबिलिटी 0.1,
3 का प्रोबेबिलिटी 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1, 0.1, 0.05 एंड 0.1, 0.25 अपॉन 0.35, 5 से कट कर देंगे तो हम लोग को 5/7 आएगा। वेरी गुड। देखो अच्छा सम है मिसलेनियस का, पूछते हैं एग्जाम में ऐसा। इसमें गाइस किसी को कोई डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं है तो एनडी लिखने की जरूरत नहीं है, डाउट है तो पूछो। ये ना मुझे बहुत एक अच्छा क्वेश्चन लगता है। ओके, अगेन द थिंग इज कि ना यहाँ पे लोग मिस्टेक ज्यादा कर देते हैं। क्वेश्चन वालों ने बोला है कि ये एक पीडीएफ है और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढो। तो अब गाइज ये तो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डीआरवी है, टेबल बनाया तो डीआरवी है। तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो x का वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी, x का वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी यानी 1 इंटू 1/n प्लस 2 इंटू 1/n प्लस 3 इंटू 1/n प्लस डॉट 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 अप टू n इंटू 1/n। अगर हम लोग 1/n को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर 1 + 2 + 3 अप टू n बचेगा। और हम लोग को पता है कि 1 2 3 अप टू n का जो सम होता है वो n n+1/2 होता है। तो n कट हो जाएगा। इन दिस वे वी आर गेटिंग e ऑफ x एस n+1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ e ऑफ x। अब वेरिएंस ढूंढने के लिए पहले e ऑफ एक्स स्क्वायर भी हम लोग को लगेगा। तो e ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे ढूंढेंगे? समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई करके। समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर यानी एक्स के वैल्यू का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, 1 का स्क्वायर इंटू 1/n, फिर अगला एक्स का वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर इंटू उसका प्रोबेबिलिटी। ऐसे कर करके हम लोग को जाना है n² इंटू 1/n तक। फिर से अगर 1/n कॉमन ले लेंगे तो अंदर 1² + 2² + 3² अप टू n² बचेगा। और जैसे 1 + 2 + 3 अप टू n का आंसर n n+1/2 है, वैसे ही 1² + 2² आप सबको ऑलरेडी पता है उसका आंसर n n+1 2n+1/6 है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने टाइप करने का मेहनत लिया है, वेरी गुड। n n कट हो जाएगा, हेंस द आंसर इज n+1 2n+1/6। ओके, अब ढूंढना है वेरिएंस। वेरिएंस है e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर है n+1 2n+1/6। ई ऑफ एक्स स्क्वायर है n+1/2 द होल स्क्वायर। ओके गाइस, अभी कैलकुलेट करते हैं दोनों में से। आई थिंक आई कैन टेक n+1/2 को कॉमन। तो पहले वाले में बचेगा 2n+1/3 और एक n+1/2 बचेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो एलसीएम लेंगे तो ये n+1/2 और अंदर n-1/6 आएगा। ओवरऑल इट विल बी n² - 1/12। दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ n² - 1/12। दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, तो इस सम में अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, और अब अगर डाउट नहीं है तो टाइप एनडी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड एवरीवन। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कितने लिए हैं ऐसे, थोड़े थोड़े बताने हैं आप लोगों को बस, सॉल्व नहीं करने हैं। आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन। अ प्लेयर टॉसेस 2 कॉइन्स, ही विंस रुपीज 10। एक मिनट, कुछ डाउट है। सर व्हाई डिडंट वी आस्क 0 1 2 3 इन द न्यूमरेटर इन द प्रीवियस सम? एक मिनट, मैं अनम्यूट ऑप्शन देता हूं, मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूं।
ओके गाइस, तो अभी ये कुछ और कितने क्वेश्चन है, हाँ बस ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है गाइस। बहुत ही इजी इजी है। अ प्लेयर टॉसेस टू कॉइन्स, ही विंस 10 रुपए इफ टू हेड अपीयर, 5 रुपए इफ वन हेड अपीयर, एंड 2 रुपीज इफ नो हेड अपीयर। फाइंड एक्सपेक्टेड विनिंग अमाउंट एंड वेरियंस। तो गाइस एक्स क्या है, विनिंग अमाउंट है। तो विनिंग अमाउंट कितना हो सकता है, 10 रुपए, 5 रुपए या 2 रुपए हो सकता है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, वो 10 रुपए कब जीतेगा, जब दो हेड आएंगे, और दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी पता है आपको, 1/4 है। करेक्ट। और एक भी हेड ना आए, यानी कि 2 रुपए जीतने की भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। और 5 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/4, यानी कि आप 1/2 लिख सकते हो। सो वंस यू नो द टेबल, आप इसका गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस तो ढूंढ ही सकते हो। तो ये था 11th सम के बारे में। 12th सम में क्या बोला है, पीएमएफ क्या है, 3 - x/10 है। तो और x के वैल्यूज गाइज आप देखो, यहां से आप सोचो कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज है या कंटिन्यूअस है। -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 या 2 हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स कि ये डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट है तो टेबल बना लो, x का वैल्यू -1, 0, 1 और 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अगर x का वैल्यू -1 लिया, तो 3 माइनस -1 यानी 3 + 1 4/10, तो इधर 4/10 लिख देंगे। x का वैल्यू इसमें 0 डाला, तो यहां पे 3/10 आएगा। इसमें x का वैल्यू 1 डाला, तो 2/10 आएगा। इसी में x का वैल्यू 2 डाल देंगे, तो 3 - 2 यानी 1/10 आएगा। तो आप देखना प्रोबेबिलिटी का एडिशन भी 1 हो रहा है, 10/10। और ये आने के बाद आप ई ऑफ एक्स और वेरिएंस ढूंढ सकते हो। ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है गाइस ऑलरेडी, आज ही आप चेक कर सकते हो। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, खाली स्टार्टिंग बता रहा हूं। एक्स के वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 ही हो सकते हैं ऐसा बोला है। तो हमें पता चलना चाहिए कि ये क्या है, डिस्क्रीट है। तो डिस्क्रीट है तो प्रोबेबिलिटी का टेबल बन सकता है। एक्स के वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब प्रोबेबिलिटी कितना बोला है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज 5c x/2 है। तो P ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, x के जगह पे 0 डालना है। तो 5c0/2 यानी कि 1/32। तो ये 1/32 आ गया। अगर यहां पे x का वैल्यू 1 लिया, तो 5c1 यानी 5/32 आ जाएगा। x का वैल्यू 2 लिया, तो 5, आई विल राइट हियर, P ऑफ x इक्वल टू 2 लेंगे, तो 5c2/2 5c2 का आंसर होता है 10, और 2 रेज टू 5 होता है 32। तो ये 10/32। अगर x का वैल्यू 3 लेंगे, तो 5c3 यानी कि फिर से 10/32। x का वैल्यू 4 लेंगे, तो 5c4 5/32। 5 लेंगे तो 1/32। अब ये आ गया, तो ये चीज आप खुद से प्रूव कर सकते हो। ठीक है। तो दिस इज द एंटायर चैप्टर ऑफ पीडी। बोर्ड्स में ये गाइस फुकट के मार्क्स होते हैं, इतना इजी क्वेश्चन आता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, ये लूज नहीं करने चाहिए आपने। बहुत ही इजी है। ठीक है। तो सॉल्व करो। और इसका हम लोग गाइस डाउट्स जो है, आई विल प्लान अ फुल फ्लेज ऑफलाइन डाउट सेशन फॉर दिस, कि जब सारे बैचेस फ्री हो तब हम लोग इसका ऑफलाइन लेक्चर रखेंगे। ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे जो चैट बॉक्स पे कुछ डाउट है वो मैं ले रहा हूँ, और जो लोग को डाउट नहीं है दे ऑल कैन लीव। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।